हेलो दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मानव संसाधन के बारे में कि मानव संसाधन होता क्या है। श्रम उत्पादन का अनिवार्य साधन है। कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं, कोई किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं तो उसमें हम श्रम करते हैं, उसके बाद हमको किसी चीज़ का उत्पादन होता है। जैसे कि कोई मजदूर खेत में अगर कार्य करता है तो उसमें श्रम करता है, उसके माध्यम से उसको उत्पादन प्राप्त होता है। इसकी आपूर्ति देश की कार्यशील जनसंख्या द्वारा होता है। अगर कोई आदमी या महिलाएं अगर कोई कार्य करता है तो उसके द्वारा हमें उत्पादन प्राप्त होता है, ना कि जो नहीं करता है उसके द्वारा। इसमें निवेश को मानव पूंजी निर्माण की संज्ञा दी गई है। अगर उसमें कोई अगर किसी चीज़ का कोई निर्माण कर रहा है, उसमें कोई किसी चीज़ का इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका मानव पूंजी निर्माण की संज्ञा दी गई है। मानव संसाधन, इसको हम मुख्यतः दो पार्ट में बांट देते हैं। एक है भौतिक पूंजी। जब हम कारखाने, मशीन, उपकरण आदि में पूंजी का निवेश करते हैं तो उसको हम भौतिक पूंजी कहते हैं। एक है मानवीय पूंजी। जब हम मानवीय संसाधनों के विकास के लिए पूंजी का विनियोग करते हैं उसको हम बोलते हैं मानवीय पूंजी। जैसे कि कोई एक स्टूडेंट है, किसी का मम्मी पापा गरीब है और वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके उस पर खर्चा करके उसको इंजीनियर, डॉक्टर या फिर कोई पदाधिकारी बनाता है, तो वो उस पर मानवीय पूंजी खर्च करता है। और ये मानवीय पूंजी ना कि अपने परिवार के लिए बल्कि अपने गांव के लिए, अपने राष्ट्र के लिए भी लाभकारी होता है। जनसंख्या एक साधन है, लेकिन अधिक वृद्धि होने से खाना, शिक्षा, चिकित्सा में कमी आती है। मानव जो है, जनसंख्या एक प्रकार का साधन ही है, लेकिन अगर अत्यधिक ज़्यादा मात्रा में अगर हो जाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जैसे कि हमारे परिवार की 6 सदस्य हैं और उसमें हम अगर महीना का अगर हम 10,000 ही कमा रहे हैं, अगर हमारे पास संसाधन कम है तो वो हमारे लिए क्या है, दिक्कत खड़ा कर देगी। जैसे कि हमारे देश की आबादी 125 करोड़ के आसपास हो गया है ना, और उसके पास साधन नहीं है, रोजगार नहीं मिल पाता है, तो ये हमारे लिए क्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। जैसे कि जापान कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित किया। अब देखिए जापान को, वो हम लोगों से काफ़ी पीछे था, है ना। हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरा, फिर भी वो अपने आप को इतना डेवलप किया। कैसे किया, तो वो मानवीय पूंजी के द्वारा ही विकास किया। उसके पास इतना टेक्नोलॉजी है, कहाँ से आया, क्योंकि वो आदमी पर इन्वेस्ट करता है, लोगों पर वहाँ पे वो खर्चा करता है उसके माइंड को विकसित करने के लिए, है ना। तो वो अभी बहुत आगे निकल चुका है। ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या विकास के लिए बाधा उत्पन्न करती है ना। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बेरोजगारी आदि उत्पन्न करती है। अगर कोई जनसंख्या तीव्र गति से किसी देश का बढ़ रहा है तो वो उसके लिए नुकसान पहुंचा रहा है ना। जापान मानवीय संसाधनों से निवेश किया, प्राकृतिक संसाधन नहीं होने के बाद भी विकसित राष्ट्र है। जापान जो है मानवीय संसाधन में निवेश किया, मतलब लोगों पर उसने क्या किया, खर्चा किया। प्राकृतिक संसाधन वहां पे नहीं होने के बाद भी वह कितना विकसित हो गया, एक विकसित राष्ट्र है। अपने जीडीपी का 3% से अधिक वो खर्चा करता है अनुसंधान एवं विकास पर। अपने जीडीपी का 3% खर्चा कर देता है अनुसंधान और विकास के लिए, वो 3% खर्चा करता है, जबकि भारत जो है 1% से भी कम खर्चा करता है ना। सुधार लाने के लिए क्या सब कार्यक्रम चलाया गया है। NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, स्कूली शिक्षा एवं अध्यापकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। दूसरा SCERT, स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, राज्य शिक्षा में सुधार के लिए। UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उच्च शिक्षा में समन्वय एवं स्तर निर्धारण करने के लिए। ICAR, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में जो कृषि से जुड़ा हुआ है उसके लिए। ICMR, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च, चिकित्सा संबंधी अनुसंधान के लिए। SCSSR, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ स्टेट स्कीम्स, इसमें सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध, प्रगति और समीक्षा के लिए इसको किया गया है। तो ये सब सारे चीज़ें जो है सुधार लाने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें योगदान क्या है, अगर हम मानव पूंजी संसाधनों को अगर हम चाहेंगे मानव संसाधन को विकसित करने के लिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले आता है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि मानव संसाधन को विकसित कर सकते हैं। आज जो जापान इतना विकसित क्यों है, वो मानव संसाधन में पूंजी लगाता है, 3% से भी अपना जीडीपी का अधिक लगाता है, इसलिए वो आज इतना विकसित है। और हमारा देश 1% से भी कम खर्च कर रहा है।
शिक्षा की अगर बात करें तो सकल के लिए, समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के आय, सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करता है। एक तो सकल के लिए, समाज के विकास के लिए। अगर कोई पढ़ेगा लिखेगा, मान लेते हैं कि एक लड़का है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके घर में भी कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसका स्थिति खराब है, कल उसको पढ़ाने के लिए कहीं और भेज देता है और वो पढ़ के आता है, तो वो एक उसका माइंड विकसित हो जाता है, वो अपने समाज में एक रोजगार उत्पन्न करवाता है, एक फैक्ट्री लगवा देता है बढ़िया वाला, और उसमें क्या करता है, लोगों को काम भी दे देता है। तो वो अपने लिए नहीं, पूरे समाज के विकास के लिए और समाज के विकास के साथ साथ यह राष्ट्रीय आय, सांस्कृतिक समृद्धि में भी वृद्धि करता है। अभी हमारे यहाँ पे 90 स्टूडेंट पर एक टीचर मौजूद है, उससे भी कम, 90 स्टूडेंट पर एक टीचर से भी कम मौजूद है। महिला की अपेक्षा पुरुष की साक्षरता दर 66.6% अधिक है। ये सब चिंताजनक बात है, दोनों को साथ में लेकर के चलना चाहिए। केरल में 94% सबसे ज्यादा शिक्षित है, जबकि बिहार में 62% सबसे कम है। 2015-16 में प्राथमिक विद्यालय में 8,41 लाख से अधिक गांव तक पहुंचा। 2015-16 में प्राथमिक विद्यालय जो है 8,41,000 से अधिक गांव में पहुंच चुका है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 2010 में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें 6 साल से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य स्कूल जाना है। 12वीं योजना में 18 से 23 वर्ष के आयु के नामांकन में 25.2% वृद्धि हुई है। क्या होता था कि 6 से 14 साल के बच्चे तो जैसे तैसे स्कूल चला जाता था, लेकिन जैसे ही वो 10th क्लास पास करता था, आप लोग भी देखते होंगे कि वो क्या करता था, पढ़ाई छोड़ के काम में लग जाता था। तो अभी उसमें 25.2% की वृद्धि देखने को मिलती है 2017-18 में। 2021-22 तक इसको 30% तक करने का लक्ष्य रखा गया है कि 25.2% तो अभी रह जाता है, कम से कम 30% तक वो शिक्षित हो जाए ढंग से, 10वीं के बाद ना छोड़ दे। 2017 से 18 में महाविद्यालय में 41,012 और विश्वविद्यालय में 885, महाविद्यालय की संख्या 41,012 और विश्वविद्यालय की संख्या 851 हो गया है, और विद्यार्थी 2.94 करोड़ है, और शिक्षक 14.70 लाख ही है। स्वास्थ्य की बात करें तो लाभ को अधिक करना, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको कोई काम पे रखेगा नहीं, और रखेगा नहीं तो उत्पादन कम होगा, है ना। तो स्वास्थ्य भी मानव संसाधन का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत में कुल 381 मेडिकल कॉलेज हैं और 301 डेंटल कॉलेज है। धन्यवाद, इसको और हम ढंग से बताएंगे।